लाइफ। हैप्पी फादर्स डे। दोस्तों, ये शब्द सुनते ही हम सभी के दिमाग में अपने पिता की छवि उभर आती है। जाहिर है इस फादर्स डे पर आप सभी ने अपने अपने पिताओं को आपके जीवन में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया होगा। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हमारे समाज में फादर्स इतने स्टीरियोटाइप क्यों हो गए हैं? फादर का नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो पहली छवि आती है वो एक ऐसे शख्स की है जो ज्यादातर शांत रहता है, अपने बच्चों के साथ कम घुलता मिलता है, अपने काम के बोझ से परेशान और ज्यादातर वक्त नाराज रहता है। इसके विपरीत जबकि आप अपनी मां के साथ अपनी सारी समस्याएं बांट सकते हैं, अपने फादर से बात करते हुए हमें थोड़ी सी झिझक महसूस होती है। ज्यादातर गुस्से में रहने वाले और कभी कभार हमें जीवन की नसीहत देने वाले। पर क्या आपने कभी यह सोचने का प्रयास किया है कि आखिर पिता का यह स्टीरियोटाइप पूरे समाज में एक जैसा क्यों है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है या फिर यह बस यूं ही है? आज के इस सेशन में हम आज तक की गई मनोवैज्ञानिक स्टडीज और साथ ही ह्यूमन एवोल्यूशन के आधार पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पिता की ऐसी छवि पूरे समाज में क्यों बनी है। दोस्तों, नॉलेज आपको सिचुएशंस को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। जब आप किसी सिचुएशन को बेहतर तरह से समझते हैं तो आप उस पर बेहतर डिसीजन भी ले सकते हैं, और यही इस सेशन का मकसद भी है। तो जरा ध्यान से सोचिए। आमतौर पर एक पिता की छवि एक गुस्से वाले इंसान के तौर पर बनाई जाती है जो कि अपने बेटों को, ध्यान से सुनिए, अपने बेटों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। यह आमतौर पर अपने बच्चों को उनके बुरे मार्क्स की वजह से डांटता रहता है और उन्हें बताता है कि जीवन में सफल होना है तो उन्हें संघर्ष करना होगा। लेकिन यही पिता जो आमतौर पर नाराज रहता है, जब भी अपनी बेटी के साथ ट्रीट करता है तो वो उसके लिए एक राजकुमारी से कम नहीं होती। आप पूरे सोशल मीडिया को खंगाल कर देखिए, पिता आमतौर पर बच्चियों को प्यार करते हुए मिलते हैं और वहीं बेटों को जिंदगी की नसीहत देते हुए। इन बातों को ध्यान से समझने के लिए अगर आप चाहते हैं कुछ बुक्स पढ़ना तो आपको पढ़नी चाहिए मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। इस सभी के साथ सेपियंस, साथ ही व्हाई मैन लाई एंड वुमेन क्राई। बेसिकली पिता की ये छवि जो समाज के अंदर बनाई गई है, ये उसके मेल डोमिनेंस नेचर की वजह से है। तो आइए देखते हैं एक एक करके पिता अपनी इस छवि तक कैसे पहुंचा। दोस्तों, ह्यूमन इवोल्यूशन में जब इंसान बस्ती बनाकर रहने लगे तो वहां मेल और फीमेल के अलग अलग काम बांटे गए। क्योंकि मेल के पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था, इसलिए उसके जिम्मे आया अपने कुनबे की सुरक्षा। वहीं फीमेल, जिसके पास पेरेंटिंग और सेल्फ केयर थी, उसका काम था अपने परिवार की देखभाल करना। मेल बाहर जाता, खाना इकट्ठा करता, दूसरे कुनबे से अपने कुनबे की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ता। ह्यूमन इवोल्यूशन की इस एक क्वालिटी ने मेल को धीरे धीरे एग्रेसिव बना दिया, जिसका नतीजा उसे संसार और जीवन हमेशा एक संघर्ष के रूप में ही दिखाई देता है। एक मेल के नजरिए से अगर आप जीवन को देखेंगे तो वो एक सर्वाइवल की लड़ाई है, जहां पर जिंदा रहने के लिए उसे हर दिन सर्वाइव करना है, दूसरों से बेहतर होना, दूसरों से बेहतर परफॉर्म करना और अपने परिवार के लिए खाना जुटाना। एंशिएंट टाइम में ये खाना जुटाना था और आज के समय में जीविका अर्जित करना। कुछ भी नहीं बदला है। और इस तरह से एक मेल के जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने परिवार की सेफ्टी और उसके लिए धनोपार्जन हो जाता है। वो पैसा कमा कर लाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसके लिए जीवन एक संघर्ष से ज्यादा और कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक मदर इमोशन से भरी हुई अपने बच्चों को जीवन की अच्छी चीजें सिखाती है। वो बताती है कि जीवन कितना खुशहाल है। पर मेल रात की नींद के बाद अगले दिन सुबह संघर्ष के लिए फिर से तैयार होता है। यह संघर्ष उसके मनोमस्तिष्क से कल्पनाओं की कमी और वास्तविकता के साथ उसे ज्यादा जोड़कर रखता है। नतीजा, मेल पूरे जीवन को एक वॉर के रूप में देखता है और वो चाहता है कि उसके साथी, जो कि उसके फैमिली मेंबर्स हैं, इस वॉर में उसके सहयोगी बने।
एक वॉर में सहयोगी सिर्फ एक वॉरियर ही हो सकता है। जब भी मेल यानी घर का पिता अपने इन सहयोगियों यानी कि अपने बच्चों को अपने जीवन में बेहतर परफॉर्म करते हुए नहीं देखता है, तो उसे यह लगता है कि इस वॉर में उसके सहयोगी कमजोर पड़ रहे हैं। नतीजा, एक पिता को अपने बच्चों से मायूसी हाथ आती है। और आप देखते हैं कि जब भी बच्चे अपनी स्टडीज में वीक परफॉर्म करते हैं तो पिता को यह बैटल लूज होती हुई दिखाई देती है, जिसका नतीजा आप अपने घर में एक एंग्री फादर के रूप में देखते हैं। वहीं जरा गौर से देखिए, जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पेशली मेल, तो घर का पिता सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसे यह महसूस होता है कि जिस एम्पायर का वो गठन कर रहा है, आगे चलकर उसे संभालने के लिए उसका एक वारिस तैयार हो रहा है। नंबर 2, रेस्पेक्ट। दोस्तों, इवोल्यूशन की इस पूरी जर्नी में मेल और फीमेल ने अपने लिए अलग अलग अपेक्षाएं डेवलप की हैं। एक फीमेल जहां ये चाहती है कि उसकी इमोशंस को सुना जाए, उसकी भावनाओं को सिर्फ सुन लिया जाए, वहीं मेल्स सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन चाहते हैं। किसी भी ऑफिस, बिजनेस या फिर जॉब के अंदर हायरार्की का गठन इसीलिए किया गया है। मेल्स को साल के अंत में एप्रिसिएशन का सिस्टम भी मेल्स की इवोल्यूशन नीड्स के आधार पर ही बनाया गया है। हर मेल ये चाहता है कि वो अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसके लिए उसके कलीग्स और साथ ही उसका परिवार एप्रिशिएट करे। जिन परिवारों में पिता की मेहनत की कदर नहीं होती और घर आने के बाद परिवार की आपसी बातचीत में पिता ने परिवार के लिए जो भी त्याग या जो भी मेहनत की है उसे एप्रिशिएट नहीं किया जाता, वहां पर घर का मेल अपने आप को धीरे धीरे नेग्लेक्टेड फील करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी ये बताती है कि आमतौर पर लेडीज जब भी अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करती हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी होती है कि सामने वाला उनकी प्रॉब्लम्स को सुन ले। वहीं मेल्स दूसरे मेल्स या फिर फीमेल से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उन्होंने उनके लिए जो कुछ भी किया उसकी सराहना की जाए। जब ये दोनों एक्सपेक्टेशंस किसी भी परिवार में पूरी नहीं होती, तब आप मेल को एक एंग्री क्रिएचर के रूप में देखते हैं। हम में से कितने लोगों के परिवार ऐसे हैं जहां शाम को खाने की टेबल पर बेटा इस बात के लिए अपने पिता को धन्यवाद करता है कि उसके पिता ने उसकी कितनी अच्छी परवरिश की है। कम से कम जब तक बेटा खुद पिता के रूप में अपने आप को स्टेबल नहीं कर लेता, तब तक उसे यह समझ ही नहीं आता कि पिता के रूप में परिवार के मुखिया ने क्या कुर्बानियां दी हैं। नंबर 3, अ नेचुरल कंटेंडर। दोस्तों, इवोल्यूशन की इस थ्योरी में आपने देखा होगा कि शेरों के झुंड में पैदा होने वाले नए शेर जब तक एक खास उम्र तक नहीं पहुंचते, तब तक उस झुंड का मुखिया उन्हें पितृवत प्यार करता है। पर जैसे ही ये छोटे शेर बड़े होने लगते हैं, पिता उन्हें झुंड से बाहर निकाल देता है। इसका कारण है नए पैदा होते हुए बच्चे इस पिता के लिए एक चुनौती पैदा करते हैं। वो उस झुंड पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो आप चाहें या ना चाहें हर एनिमल्स के अंदर होता है। किसी भी पिता का पुत्र उसका नेचुरल कंटेंडर है। आमतौर पर अगर ये कंटेंडर अच्छे बिहेवियर के साथ अपने पिता के सामने खुद को स्थापित करता है तो पिता इसे अपनी गद्दी सौंपने के लिए तैयार होता है। वहीं दूसरी ओर एक पिता जिसने अपना पूरा जीवन खपाया एक एम्पायर को एस्टैब्लिश करने में, भले ही वो एम्पायर कितना ही छोटा क्यों ना हो, जब अपनी अगली संतान को, अपनी अगली पीढ़ी को अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं देखता है, तो बजाय अपनी पूरी मेहनत उसके हाथों में देने के, वो उसे एक नेचुरल कंटेंडर के रूप में स्वीकार करता है। नतीजा, आप देखते हैं कि यंग एज में आने पर पिता और पुत्र के बीच में होने वाले कन्फ्रंटेशंस बढ़ जाते हैं। अब पिता आमतौर पर अपने पुत्रों को इस बात के ताने देता है कि उसने अपनी जवानी के दिनों में कितना संघर्ष किया। वहीं पुत्र पिता की बातों को यह कहकर टालता रहता है कि वो बीते जमाने की बात है। दोस्तों, क्या आपने कभी यह गौर किया है कि आधुनिक समय में किसी भी पार्टी के दौरान मेल्स प्रिफर करते हैं कि वो रात में आग जलाएं और उसके चारों ओर बैठकर बातें करें? क्या आप जानते हैं कि ये हमारे इवोल्यूशन का ही एक पार्ट है, जहां पर पूरे दिन के शिकार के बाद
शाम को थक हार कर वापस आने पर मेल्स एंशियंट टाइम में आग के चारों ओर बैठते थे। वो डिस्कस करते थे कि कल को आने वाले शिकार में वो कौन सी योजना बनाएंगे, कौन शिकार को लीड करेगा और कौन पीछे रहेगा। इवोल्यूशन के इस प्रोसेस को अगर आप बहुत ध्यान से समझते हैं तो आप ह्यूमन बिहेवियर को भी समझ पाएंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये एक फ्लॉ कह लीजिए कि हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि एक मेल और एक फीमेल किस तरह से सोचते हैं। इवोल्यूशन ने हमारे मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क पर किस तरह से असर डाला है। यदि हम ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी को ठीक से समझें तो हम अपने रिश्तों को कहीं बेहतर बना सकते हैं। अब जरा इस पूरे सेशन को एक बार समराइज कीजिए। एक मेल इवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने परिवार की सुरक्षा और उसके लिए खाना जुटाना रखता है। अपने इस किए गए काम की एवज में वो अपने परिवार से रेस्पेक्ट की उम्मीद करता है। साथ ही वो उम्मीद करता है कि उसने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया उसे अगली पीढ़ी को सौंपने से पहले अगली पीढ़ी का मेल यानी कि उसका बेटा, जो आमतौर पर समाज में सत्य होता है, उसे अपने आप को प्रूव करके दिखा दे। जब बेटा ऐसा नहीं कर पाता तो मेल नाराज होता है। दोस्तों, इन स्टडीज के कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। कई मेल अपने आप को बेहतर तरह से मोल्ड कर लेते हैं, पर हम यहां पर मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप एक पिता हैं तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो वास्तव में इवोल्यूशन के इस लंबे प्रोसेस की देन है। आप चाहें तो अपने बिहेवियर को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, अपने गुस्से, नाराजगी और अपने परिवार के साथ ये जताकर कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप माहौल को खुशनुमा रख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक पुत्र या फिर एक पुत्री हैं तो आप अपने पिता को उनके द्वारा की गई मेहनत और त्याग के लिए धन्यवाद देकर उन्हें यह एहसास करा सकते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी उनके द्वारा किए हुए कामों को न केवल अप्रिशिएट करती है बल्कि उन्हें अच्छी तरह से सहेज कर भी रखेगी। आप देखेंगे कि अगर आप इन बातों को ठीक से समझते हैं और अपने पिता के साथ इन्हें शेयर करते हैं तो आपके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे। अब हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर हमें यह जरूर बताएं कि आप में से कितने लोगों ने आज के इस सेशन में बताई गई बातों को अपने जीवन में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। क्या आप में से किसी ने कभी अपने पिता को फादर्स डे के अलावा उनके किए गए कामों के लिए धन्यवाद देने का प्रयास किया है? यदि नहीं तो ध्यान रखिए, जो ऊपर से दिखने में जितना सख्त होता है वो वास्तव में अंदर से उतना ही नर्म होता है। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।